हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंडीशंस के या प्रॉब्लम्स के बारे में जिसकी वजह से खून गाढ़ा होता है। काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि साहब ये हार्ट अटैक क्यों आता है, खून गाढ़ा क्यों हो जाता है, क्यों किसी व्यक्ति का नॉर्मल जो खून है सडनली गाढ़ा हो जाएगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा क्यों एक्चुअल में हो रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है उन लोग के लिए जिनको सडनली हार्ट अटैक आ जाता है या ऑलरेडी जो ब्लड थिनर्स पे या पहले हार्ट अटैक आ चुका है। उनको ये जानना और समझना ज़रूरी है कि इन सब कंडीशंस या प्रॉब्लम्स की वजह से खून के गाढ़ा होने का चांस या क्लॉट बनने का चांस या सडनली हार्ट अटैक से इस तरह की बीमारियां होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा। अगर वो इस चीज़ों को समझ सकेंगे और इनमें से कोई कारण उनमें अगर मिल जाता है पेशेंट को, तो उसका निवारण करने से बीमारियों को प्रॉपरली जल्दी तरह से ठीक किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म हार्ट अटैक और स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले कुछ इनहेरिटेड कंजेनाइटल कंडीशंस है जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जैसे एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है, फैक्टर 5 लीडिंग म्यूटेशन है, प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन है। ये बॉडी की कुछ जेनेटिक कंडीशंस है जो ब्लड की क्लॉटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करती है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में कुछ एंटीबॉडीज बन जाते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को ट्रिगर करते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो क्लॉटिंग फैक्टर्स में इन्वॉल्व होते हैं उनको ये एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से क्लॉट बनता है। तो ये बीमारियां जिनको है उनको बहुत छोटी उम्र में भी हार्ट अटैक, लकवे का प्रॉब्लम, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। लंबे समय तक अगर कोई इम्मोबाइलाइज पड़ा हो, बेड पर पड़ा हो, चल फिर नहीं रहा हो, जैसे बहुत लंबी कोई फ्लाइट हो 15-16 घंटे की और पेशेंट बिल्कुल नहीं चल फिर रहा हो, इमोबिलाइज हो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से या पैरालिसिस की वजह से, ऐसे लोगों को भी ब्लड वहाँ पे स्टैग्नेंट हो जाता है और ब्लड जब स्टैग्नेंट हो जाता है तो कचरा ब्लड के अंदर जो होता है वो एक तरह से बैठ जाता है। इससे क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है और पेशेंट का खून एक तरह से गाढ़ा हो जाता है। सर्जरी होने के दौरान बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ट्रिगर होते हैं जो कि एक तरह से मान लीजिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। सर्जरी में कई जगह से ब्लीडिंग होती है तो बॉडी एक तरह से अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स को वहां पे भेजती है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में एक तरह से क्लॉटिंग टेंडेंसी ट्रिगर हो जाती है और क्लॉट्स बनना चालू हो जाता है। हार्ट फेलियर में भी ऐसा होता है क्योंकि हार्ट फेलियर में खासकर अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है तो ओवरऑल बॉडी का ब्लड फ्लो सब जगह कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ऐसे पेशेंट में हार्ट के अंदर भी पूरी बॉडी में भी क्लॉट बनने का चांस कई गुना ज़्यादा रहेगा क्योंकि ब्लड का फ्लो शिथिल है, स्लो है, जिसकी वजह से क्लॉट बनने का चांस बढ़ जाएगा। उसी तरह से राइट हार्ट फेलियर में भी क्या है कि राइट हार्ट फेलियर में नॉर्मली जो ब्लड पाँव से हार्ट की तरफ जल्दी सक होना चाहिए वो कंपेरेटिवली स्लो हो जाता है, स्लकिश हो जाता है। उतना धीरे धीरे जितना जल्दी उसको ऑब्जॉर्ब होना चाहिए वैसा वो नहीं हो पाता है, इसकी वजह से पाँव में क्लॉटिंग का चांसेस बढ़ जाता है। इसी वजह से हार्ट फेलियर के पेशेंट को थोड़ा क्लॉट्स बनने का चांस ज़्यादा होता है। इसके अलावा हार्ट के अंदर अगर अन्यूरिज्म या खांचा कोई बन गया हो तो वहां पे भी ब्लड जमा हो सकता है। जैसे हार्ट में एक कैविटी होता है जिसको लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज बोलते हैं जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, वहां पे ब्लड कोई वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तो ब्लड वहां पे जमा हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है ब्लड हार्ट में जो आता है हार्ट पंप करके ब्लड को निकाल देता है तो कचरा वहां पे बैठता नहीं है। पर ये सब बीमारियां ऐसी है और खासकर लेफ्ट एट्रियल अपेंडेज जो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर की बीमारी नहीं है लेकिन वहां पे भी कई बार ब्लड जमा हो जाता है जिसकी वजह से क्लॉट बन जाता है और वहां से वो क्लॉट निकल के ब्रेन में, हार्ट में के अलग अलग पोर्शन में शरीर के किसी भी जगह में जा सकता है जिसमें डेंजरस हो सकता है वो। एलवी एन्यूरिज्म भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट का एक पोर्शन जो है हार्ट अटैक की वजह से या बीमारी की वजह से शिथिल हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, तो वहां पे ब्लड इकट्ठा होना चालू हो जाता है। ब्लड जब इकट्ठा होता है तो कचरा वहां पे बैठ जाता है तो जिसकी वजह से क्लॉट्स बनते हैं। वैल की बीमारियों में भी इस तरह से होता है। जो वैल की बीमारियां जैसे माइक्रोस्क्लेरोसिस वगैरह है उसमें भी ब्लड बहुत ज्यादा अमाउंट में एक छोटे से वैल के थ्रू निकलना होता है, नहीं निकल पाता है, इसकी वजह से भी क्लॉट बनने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। कुछ हार्मोनल चेंजेस है जैसे प्रेगनेंसी वगैरह है या मीनोपॉज वगैरह के बाद हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं उसकी वजह से भी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। कैंसर के पेशेंट्स में जिनको अलग अलग तरह के ब्लड कैंसर है जैसे ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, ये सारे तरह के पेशेंट्स में क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। कई कैंसर्स में चाहे वो ब्लड कैंसर ना भी हो, खासकर एडिनोमा कार्सिनोमा में भी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। स्टेंट वगैरह लगाने के बाद भी क्लॉट्स बन जाते हैं। बिना कोई पेशेंट को अगर कोई भी थेरेपी नहीं चल रही हो तो भी पेशेंट्स में हाथ पाँव की नलियों में क्लॉट बन सकते हैं, ब्रेन को स्ट्रोक वगैरह आ सकता है। तो कैंसर वाले पेशेंट्स में एक तो कैंसर सेल्स भी कहीं कहीं भी जाके नली को चोक कर सकते हैं जिससे भी क्लॉट बन सकता है और इसके अलावा भी कई बार ये जो कैंसर के पेशेंट्स है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं बिना कारण की वजह से जिससे भी क्लॉटिंग हो सकती है।
उसी तरह से कैंसर की कीमोथेरेपी पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको भी क्लॉट होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है, उनको भी जब मेडिसिन का इफेक्ट बॉडी में जाता है तो क्लॉट होने का चांस बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी भी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ब्लड का क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान लोगों को कई जगह पे क्लॉट्स देखने को मिलते हैं। हार्ट अटैक्स भी होने का चांस भी प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा रहता है बॉडी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और डिलीवरी के टाइम जो ब्लड ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से भी क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, तो ये सब की वजह से भी थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, वजन किसी का अगर ज़्यादा हो तो ओबेसिटी की वजह से भी क्लॉटिंग का टेंडेंसी बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में जो शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और बॉडी फैट ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक क्लॉटिंग रिलेटेड स्टेट को क्रिएट करता है। उसी तरह से अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, जो कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और मोटापे का एक कोलेस्ट्रॉल की बीमारी का एक तरह से कलेक्शन है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं, इस तरह के पेशेंट्स में भी क्लॉटिंग का टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। स्मोकिंग करने की वजह से भी क्लॉटिंग ज़्यादा होती है। अगर किसी को स्मोकिंग करने की आदत है तो बॉडी में जगह क्लॉट्स बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्लॉटिंग एक्टिवेट हो जाती है, और स्मोकर्स को हार्ट अटैक्स होने का चांस, क्लॉट्स होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ब्लड को अफेक्ट करने वाली मेडिसिन है, जैसे कि हार्मोनल थेरेपीज, पेन किलर्स जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और कुछ कीमोथेरेपी एजेंट्स की वजह से भी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। इससे भी हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स, इनकी वजह से भी बॉडी में क्लॉटिंग सिस्टम्स का जो एक तरह से इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। उम्र दराज पेशेंट में क्लॉटिंग का चांस बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। जिन लोग का जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है, क्लॉटिंग रिलेटेड चांसेस बढ़ जाता है। कुछ बीमारियां ऐसी है, जैसे डायबिटीज़ है, किडनी का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी थोड़ा क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स और किडनी की बीमारियों में कंपैरेटिवली हार्ट अटैक्स होने का चांस, क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है। लॉन्ग टर्म कोई पेशेंट अगर स्टेरॉइड्स पे है तो, या कोई इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या कीमोथेरेपी ड्रग्स पे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए फीमेल पेशेंट्स में दिया जाता है, उससे भी कई बार क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। उससे भी इस तरह के क्लॉटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। डिहाइड्रेशन एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। बॉडी अगर डिहाइड्रेटेड हो कोई भी कारण से, चाहे वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, कोई बर्न्स की वजह से हो, तो वैसे लोगों में भी डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड थिक हो जाता है, क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। कोई भी कारण से अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो तो भी उसमें क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। अगर कोई भी कारण से पेशेंट शॉक में है, बीपी बहुत ज़्यादा कम है, तो एक तरह से ब्लड का मूवमेंट शिथिल या स्लो हो जाता है, इससे भी क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं जिसमें बॉडी में खुद के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाते हैं, जैसे सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसमें भी क्लॉट बनने का चांस बढ़ जाता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे पॉलीसाइथेमिया वेरिया, इस तरह की कंडीशन में हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा रहता है, ब्लड एक तरह से बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता है, तो इस तरह की कंडीशन में भी ब्लड क्लॉट हो सकता है। कुछ माइलोप्रोइन्फेक्टिव डिसऑर्डर्स है, पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया है, ये कंडीशंस ऐसी जो बेसिकली ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स का और हीमोग्लोबिन के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक तरह से प्रॉब्लम है। अलग अलग तरह के ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में इनको गिना जाता है, तो ये सारी बीमारियों में भी क्लॉटिंग का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। लंबे समय तक अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो तो भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होता है, इसकी वजह से एडवांस किडनी डिजीज वाले पेशेंट में क्लॉटिंग का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। जिन लोग का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, एलडीएल लेवल ज़्यादा हो, उसमें भी क्लॉटिंग का चांस ज़्यादा देखने को मिलता है। एलडीएल लेवल बनने से ज़्यादा लोगों की कोलेस्ट्रॉल की ब्लॉकेजेस बनने का चांस बढ़ जाता है, और इसके ऊपर सडनली कोई प्लाक रप्चर होता है तो क्लॉट होने का चांस भी बढ़ जाता है। इसके बाद बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो, बॉडी में किसी भी कारण से सूजन हो, सीआरपी फैक्टर्स वगैरह ज़्यादा हो, तो भी उसकी वजह से भी क्लॉटिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। कोई भी कंडीशन जो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करती है, जैसे कोई इन्फेक्शन है, कोई सेप्सिस है, कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर्स है, ये सारी चीज़ों की वजह से भी थोड़ा क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। कहाँ कहाँ किस बीमारी में क्लॉटिंग होगा वो केस टू केस वेरी करता है, लेकिन हाँ, ये सारी चीज़ों की वजह से खून गाढ़ा होना या क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। अगर किसी पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को एस्ट्रोजन थेरेपी आप देते हो बर्थ कंट्रोल पिल्स के हिसाब से, या जब उनका मेनोपॉज वगैरह हो जाता है तो एस्ट्रोजन थेरेपी अगर आप ऊपर से देते हो, तो वैसे पेशेंट में भी क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और प्लेटलेट फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उनको क्लॉट्स बनने का चांस बढ़ जाता है और ब्लड उनका गाढ़ा हो जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन सी बीमारी की वजह से ब्लड गाढ़ा होता है, क्लॉटिंग का टेंडेंसी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का या लकवा का, पैरालिसिस का,
वेन्स का में क्लॉट होने का, एम्बोलिज्म होने का, ये सब तरह की बीमारियां इस तरह के पेशेंट्स में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। जो लोग हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और क्लॉटिंग रिलेटेड टॉपिक्स देखना चाहते हैं, नेचुरल ब्लड थिनर्स पर देखना चाहते हैं, कौन कौन सी बीमारी में खून ज़्यादा पतला हो जाता है वो देखना चाहते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। इनका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक आई बटन में भी छोड़ दे रहा हूँ, आप उसे चेकआउट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा।